तो दोस्तों आपके सामने अभी एक प्रश्न शो हो रहा होगा और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। अब देखिए ये किस तरीके से आ सकता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। दूसरा इस तरीके से मिल सकता है कि या एक तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा डेट्राइड एवं एक्सॉन में अंतर बताइए। डेट्राइड और एक्सॉन ये भी चीज़ें बताएंगे कि क्या होती हैं। सबसे पहले तीसरा इसका रूप देख लीजिए कि किस तरीके से मिल सकता है। तो तीसरा होगा कि बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि वर्णन की आवश्यकता नहीं बोल रहा है, वर्णन मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी बोल रहा है बहुध्रुवीय तंत्रिका। यानी बहुध्रुवीय तंत्रिका बिल्कुल देखिए किसी भी प्रकार की, अगर कोशिका तंत्रिका की बात कर रहा है तो बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से इसका चित्र बनाया जाता है। देखिए उत्तर में हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका जो होती हैं ये तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। जो बातें मैं बता रहा हूँ आप इस तरीके से, ये तो लैंग्वेज क्या होती है, ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है जैसे कि आपके सामने शो हो रही है। आपको इसको अपने हिसाब से डेवलप करना होगा, अपने हिसाब से इसको सेटल करना होगा कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि मस्तिष्क सुषुम्ना, ठीक है, सुषुम्ना एवं विभिन्न तंत्रिकाओं उपस्थित, ठीक है, तंत्रिका ऊतक में ये अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखना है, इसको लिखेंगे हम कि मस्तिष्क और सुषुम्ना एन एवं क्या है अन्य तंत्रिकाओं के ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तथा भ्रूण में न्यूरोब्लास्ट कोशिका से बनती है। अब इसमें देखिए क्या करना है, भ्रूण की न्यूरोप्लास्ट कोशिका से बनती है, एक ये बात आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो, और उसमें आप बोलेंगे भ्रूणीय परिवर्धन से में एक बार जाने के बाद तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में बड़ी तो होती रहती हैं किंतु विभाजित नहीं होती। ये पॉइंट भी नोटेड है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं, तथा सदैव विभाजन अंतराल अवस्था में रहती हैं। ये तीन बातें याद रखनी, जितनी बताई हैं उतनी याद रख लीजिए बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचना एवं कार्यकी में तंत्रिका कोशिका शरीर के सर्वाधिक जटिल एवं लंबी कोशिका होती है। एक पॉइंट ये भी नोट करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका एवं इन कार्यात्मक, और अब देखिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका और द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका ये क्या होती है, ये आपको डिफरेंस इसमें समझना होगा। ठीक है, तो कोशिका के निकलने वाले इन प्रवर्धों की संख्या के आधार पर इन्हें ध्रुवीय कोशिकाओं में विभाजित किया गया है और तीन कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं, एक तो है एक ध्रुवीय कोशिका, द्विध्रुवीय कोशिका और बहुध्रुवीय कोशिका। अब देखिए सबसे पहली बात, अध्रुवीय कोशिका यानी नॉन पोलर जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो नॉन पोलर जो होती हैं वो होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं निम्न श्रेणी में जंतुओं में पाई जाती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अध्रुवीय कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो अध्रुवीय कोशिकाएं आपकी जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं जिनमें प्रवर्त तो होते हैं किंतु प्रवर्तों में क्रियात्मक विभेदीकरण नहीं होता। क्या नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी अध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं इनमें क्रियात्मक विभेदीकरण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इस प्रकार तंत्रिका कोशिका के अग्र दो भाग प्रमुख होते हैं, कौन कौन से। अब देखिए इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका के, यानी कि हम बात कर रहे हैं अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के, इसके दो भाग कौन कौन से महत्वपूर्ण है। एक तो कोशिकाएं है आपका, कोशिकाएं, तो कोशिकाएं के बारे में देखते हैं कि भैया ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये कोशिका का वह प्रमुख भाग है जो गोल, अंडाकार तथा अन्य आकार का भी हो सकता है। अनुमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में कोशिकाएं प्लास्क की आकृति के होते हैं, अनुमस्तिष्क में ये पाए जाते हैं और कोशिकाएं प्लास्क की आकृति के होते हैं और पुरिकिंजे की कोशिकाएं या सेल कहलाते हैं। यानी पुरिकिंजे की कोशिकाएं कहलाते हैं कौन, कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं क्या कहलाते हैं, पुरिकिंजे की कोशिकाएं कहलाते हैं। इनमें केंद्रक प्राय केंद्र में पाया जाता है। किस में होता है, केंद्र में होता है। केंद्रक जो होता है वो किस में होता है, केंद्र या परिमाप में होता है, बड़ा व गोलाकार होता है। ये कोशिकाएं की सिंपल डेफिनेशन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ।
अब देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य के कुछ महीन जो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा। तो कोशिका द्रव्य में आपके तंत्रिका तंतुक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ग्लाइजी कार्य होता है और अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, ठीक है। अब वसा बिंदुक होते हैं। यदि अन्य संरचनाएं के अतिरिक्त अनियमित आकार बड़े बड़े निसल व कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तकरीबन 2 नंबर में कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, महीन तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी कार्य पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है और आपका वसा बिंदुक पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध, यानी कि ये दूसरा भाग है किसका, अध्रुवीय कोशिका का दूसरा भाग। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है वृक्षाभ, वृक्षाभ यानी डेंड्राइट, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिकाएं से निकलने वाले ये प्रवर्ध अपेक्षाकृत छोटे सिरों की क्रमशः सरकरे व शाखित होते हैं। अब देखिए, वृक्षाभ को मैं बताना चाहूँगा, ये आपके सामने ये चीज़ शो हो रही है ना, ये चीज़, ये समझ लीजिए वृक्षाभ है आपका, यही वृक्षाभ है। अब देखिए, कोशिकाओं से निकलने वाले ये प्रवर्ध कैसे होते हैं, छोटे सिरों की क्रमशः सरकरे व शाखांकित होते हैं, यानी कि पेड़ों की शाखा की तरह होते हैं, जैसे पेड़ों की टहनियाँ नहीं होती वैसे, ठीक है। तो कभी कभी ये निकलने के स्थान से ही अत्यधिक शाखांकित होकर झाड़ी के समान हो जाते हैं, जैसे कि ये आपके सामने दिख रहे होंगे, ये देखिए झाड़ी के समान दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये निसल के कड़े तंत्रिका तंतुक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतुक में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, वृक्षाभ किस में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतुक में पाए जाते हैं, निसल के कण, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से भैया देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है, बहुत आराम से लोग बना लेते हैं इसको, तो आप भी बिल्कुल इसको बनाना सीख लीजिए। देखिए, बनाना इम्पोर्टेंट उतना बहुत जल्दी आप बना लेते हो, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है इनके नाम याद रखना। नाम याद आप आराम से रख लीजिएगा, हिंदी में भी याद कर सकते हैं। और ये जो कोशिका का आपके सामने चित्र बन रखा है, देखिए मैंने पहले ही बोला था, चाहे अध्रुवीय बोले, चाहे एक ध्रुवीय बोले, चाहे द्विध्रुवीय बोले, चाहे बहुध्रुवीय कोशिका बोले, आपसे किसी भी प्रकार की कोशिका का चित्र पूछे, तंत्रिका कोशिका का, आपको यही बना देना है तुरंत, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अक्षतंतु की। अक्षतंतु यानी एक्सॉन क्या होता है, तो ये में प्रवर्ध लगभग एक बराबर मोटाई का लंबा संख्या में एक ही प्रकार का होता है और ये प्रायः स्वतंत्र सिरे पर सांखांकित होता है। कैसा होता है, सांखांकित होता है। एक्सॉन में अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए एक्सॉन, ये आपको देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये भाग, ये आपका एक्सॉन है, ये भाग आपका एक्सॉन है, ठीक है। इस प्रकार से होता है और ये शाखा अंतिम क्या होता है, मतलब बिल्कुल जुड़ी होती हैं, जैसे ये आपके सामने ये शो हो रहे होंगे, बिल्कुल देखिए किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, इसी प्रकार से होती हैं। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका के बारे में याद था। अब हम अभी जीव द्रव्य के बारे में अभी हम देखेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीव द्रव्य होता है वो किस में पाया जाता है, जीवाणु कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जीवाणु कोशिका की संरचना की। यानी कि आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीवाणु कोशिका की संरचना बताएं, तो देखिए ये बायो के जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें है, जीवाणु कोशिका की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले तो ये एक कोशिकीय होती है, ठीक है। जीवाणु कोशिका जो होती है वो कैसी, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी प्राक्योरेटिक, ठीक है, एवं साइजोमायोफाइंडा का सदस्य है। सदस्य किस किस का है, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी प्राक्योरेटिक और एवं संघ जायोजाइम का फाइटा का एक सदस्य है। यह जीवाणु कोशिका संरचना में अत्यंत सरल एवं लक्षणों वाली होती है। कैसी होती है, अत्यंत सरल एवं सरल तथा आदि लक्षणों वाली होती है। कैसी, जीवाणु कोशिका संरचना में अत्यंत सरल एवं आदि लक्षणों वाली होती है। आगे क्या होगी बात कि विभिन्न अभिरंजन विधियों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों द्वारा इसकी संरचना को समझा जा सकता है। किस किस संरचना द्वारा समझा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी यानी विभिन्न
अभिरंजन विधियां हैं इसको समझने की। जीवाणु कोशिका को अभिरंजन विधियों द्वारा समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं कोशिका भित्ति या कैप्सूल। ठीक है, कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं, कैप्सूल भी कह देते हैं कभी कभार, लेकिन कोशिका भित्ति का जो आकार होता है वो एक तरीके से कैप्सूल की तरह होता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका एक भित्ति से ढकी होती है। यह कोशिका भित्ति कीटों में पाए जाने वाले बाह्य कंकालों के समान होती है। कैसी होती है, बाह्य कंकालों के समान। जो कीट होते हैं उनके बाह्य कंकालों के समान होती है। अधिकांश जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के बाहर जेली की परत पाई जाती है। कैसी जेली की परत होती है इनके जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर एक जेली की परत होती है। यह जो स्लायर परत होती है इसे क्या बोलते हैं, लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम शेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर बोलते हैं इसको। तो स्लाइम स्तर में जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, अमीनो अम्ल होते हैं और तथा गोंद पाया जाता है इनमें। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछ ले, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्लाइम स्तर में जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल तथा गोंद पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त म्यूरिमिक अम्ल, ठीक है, डाई अमोनो न्यूक्लिमिक अम्ल पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कुछ जातियों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज में पाई जाती है। सेल्यूलोज में भी पाई जाती है। कुछ जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ जिनमें कोशिका भित्ति कहाँ होती है, सेल्यूलोज में होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति की संरचना एवं संगठन के आधार पर जीवाणुओं को ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दो प्रकार का माना गया है। देखिए जीवाणु को कोशिका भित्ति की संरचना एवं संगठन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की भित्ति का लगभग 80% भाग क्या होता है, म्यूकोपेटाइस्ट होते हैं तथा लिपिड्स नहीं होते। देखिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसे तो ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लिखना किस तरीके से वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जबकि ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु कोशिका भित्ति होती है उनमें म्यूकोपेट बहुत कम 3 से 12% ही होती है और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा अंतर है, किंतु इनमें टेकाइक अम्ल का अभाव होता है। जीवाणु वृद्धि के समय स्लाइम स्तर फूलकर सख्त हो जाते हैं, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। तो यह एक कोशिका कला द्वारा ढका रहता है। जीवाणु का जीव द्रव्य समांगी होता है, यानी कि होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं भैया कि जिसमें भोजन यानी भोज्य पदार्थ क्या क्या होते हैं, वसा पिंडक होता है, ग्लाइकोजन कणिकाएं भी पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं भैया, ये आपकी जीव द्रव्य में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। कौन कौन, वसा पिंडक और ग्लाइकोजन कणिकाएं। इसके बाद बात करते हैं कि जीवाणु कोशिका में समानता अविकसित केंद्रक होता है। तो देखिए सब आपसे पूछ लिया जाए कि अविकसित केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे जीव द्रव्य में। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ केंद्रकीय पदार्थ डीएनए यानी क्रोमेटन पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही वितरित रहता है। ऐसे केंद्रक को आग केंद्रक या प्राइक्योरेटिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद कोशिका द्रव्य में रिक्तकाएँ प्रायः पाई जाती हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं, किंतु लवकों में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। लवक जो होते हैं उनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि केवल कुछ जातियों में एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि इन जातियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कोशिका कला कहीं कहीं अंदर की ओर उभरी होती है और इन संरचनाओं में मीसोसोम्स, इस संरचनाओं को क्या कहते हैं, मीसोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ अंदर की ओर उभरी हुई सी संरचना होती है कोशिका कलाओं के अंदर कहीं कहीं। ठीक है, इनमें उपस्थित एंजाइम श्वसन जैसी क्रियाओं से संबंधित होते हैं। अब इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रिया को मैनेजमेंट करते हैं, क्रिया को कि किस प्रकार से कराना है, तो वो क्या करते हैं कि वो श्वसन क्रियाओं को संबंधित जो कार्य होता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो ये जीव द्रव्य भी आपका हो गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं भैया जीवाणु कोशिका होती किस प्रकार की। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बिल्कुल
कैप्सूल के आकार की होती है, तो भाई बताओ बिल्कुल है या नहीं है कैप्सूल के आकार की। तो आप बोलोगे भाई कैप्सूल के आकार की है, बस थोड़ा सा बड़ा है। कोई बात नहीं, बड़ा है तो तुमको खाना थोड़ी नहीं है, इसको खाना नहीं है ना। तो खाना नहीं है तो सबसे पहले ज़रा इसकी संरचना को ध्यान दो। इसमें ये ब्लैक कलर का स्टिक टाइप का लग रखा है, इसे बोलते हैं हम क्या, फ्लैगियम। फ्लैगियम बोलते हैं इसको। और ये जहाँ से शुरू हुआ है निकलना, अंदर से आप देखिए जहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं आपके, ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स हैं जिन्हें राइबोसोम बोला जाता है। ठीक है, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। और इनकी संख्या इसमें कितनी होती है, जीवाणु कोशिका में 70 होती है। ठीक है, 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैगियम। ये क्या चीज़ है भाई, ये जो मैंने यहाँ से निकले इसे बोलते हैं ब्लास्ट ग्रैन्युली। ठीक है, और कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल ये जो बाहरी संरचना आपको दिख रही है, ये देखिए एक प्रकार से हाइपरबोल यानी कि परवलय के आकार की चीज़ आपको दिख रही होगी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपको, इसी को बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल इसी को बोला जाता है। अब स्लिम लेयर क्या होती है, स्लिम लेयर की बात करते हैं। तो देखिए स्लिम लेयर होती है ये आपकी जो अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, जो मैंने हाइपरबोल यानी परवलय का आकार बताया था आपको, इसमें आपने ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया, इन्हीं को हम बोलते हैं स्लिम लेयर। ठीक है, और इसके बाद बोलते हैं राइबोसोम, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और सेल वॉल यानी कि कोशिका, कोशिका काय क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल ये आपके सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा है। जैसा कि मैंने ये बाहर बड़ा आकार का बना रखा है, तो अंदर ये छोटे से आकार का, इसमें छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल लाइनिंग दिख रही होंगी छोटी छोटी बिल्कुल। तो इन्हें कहा जाता है क्या, इन्हें कहते हैं हम सेल वॉल यानी कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोलाइड डीएनए। कोलाइड डीएनए कहाँ होता है, ये देखिए आपके सामने, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल जो बड़े अभी आपके सामने बिल्कुल ये संरचना शो हो रही है, ये आपकी कहलाती है क्या, ये आपकी कहलाती है डीएनए। ठीक है, कोलाइड डीएनए। ठीक है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल, कोलाइड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद ये संरचना आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिर ये संरचना आती है आपके लिए क्या है भैया, हाँ मेसोम। ठीक है, मीसोसोम्स ये आती है, और प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लीमा ये होती है। तो आपको ये जीवाणु कोशिका की संरचना भी आपको याद रखनी होगी, बिल्कुल एक कैप्सूल के आकार का होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो किस प्रकार से बनाना है, बहुत ही ईजी है इसको भी बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही है निकल के। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक प्रकार से, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही बता रहे हैं। तो ये है बायराइड्स। बायराइड्स क्या होती है, इस पर हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हमें इसको टिप्पणी करने के लिए आता है, लगभग 4 नंबर में ये आता है चीज़। तो चलिए इसको देखते हैं कि बायराइड क्या होता है। गोलाकार सिंगल स्ट्रैंड होती है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि इसे बोलते हैं आरएनए। ठीक है, के अणु होते हैं जो कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। ये सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। तो ये बायराइड्स की डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। बायराइड्स की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर डायर ने की थी, और किस में की थी, 1971 ईस्वी में इन्होंने की थी। ठीक है, और बायराइड्स में न्यूक्लिक एसिड होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता, इसमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसीलिए। ठीक है, वायराइड्स केवल पौधों में ही पाया जाता है, और ये कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। यदि पौधा रोगग्रस्त हो जाता है तो स्वस्थ पौधे से रगड़ खा जाए तो टोबैको मोज़ेक वायरस की तरह वायराइड्स भी एक पौधे से दूसरे पौधों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात सुनिए, जो वायराइड्स होता है ये एक प्रकार की वायरस होता है, और ये क्या होता है कि जब कोई स्वस्थ पौधा होता है और वो इस रोगग्रस्त पौधे से क्या होता है, मतलब किसी प्रकार से उसमें रगड़ लग जाए उससे, तो क्या होगा कि ये जो बीमारी इसमें होगी वो उसमें स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि वायरस जो होता है वो रोगग्रस्त पौधे में से जो स्वस्थ पौधा होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि रोगे पौधे में परागकण एवं बीजांड वायराइड्स ग्रस्त होते हैं तो ये निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बने ब्रूड के में प्रवेश कर जाते हैं, और बीजांकुर होने के बाद रोग के लक्षण स्पष्ट करते हैं। अब देखिए बात सुनिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो वायराइड्स होता है, अगर मान लीजिए जब जो पौधा होता है वो परागकण करेगा, यानी कि निषेचन की क्रिया के बाद जो भी नए पौधे उत्पन्न होंगे उनमें ये रोग के लक्षण स्पष्ट करेगा। अब एक बात सुनो, कोई बीमार है, यदि उससे बीमारी है तो भाई वो हो सकता है दूसरे को भी दे दे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि ये एंजाइम की मदद से गुणन करते हैं, परपोषी के एंजाइम की मदद से ये क्या कर लेते हैं, गुणन कर लेते हैं। वायराइड्स के उत्पत्ति इंस्ट्रॉन से मानी गई है। अब वायराइड्स की देखिए एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि वायराइड्स की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई, तो आप बोलेंगे इंस्ट्रॉन से मानी गई है। ठीक है,
इसके बाद संपूर्ण अणु में AUG कोडॉन उपस्थित रहता है, इसके चारों ओर प्रोटीन का कोई आवरण नहीं होता। दूसरी बात करते हैं प्रियॉन क्या होता है, प्रियॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रियॉन पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, तो इसमें बात करेंगे कि एक ऐसे प्रकार के असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, इनका व्यास कितना होता है भैया, 4 से 5 nm यानी नैनोमीटर होता है। कितना, 4 से 5 नैनोमीटर व्यास किसका होता है, प्रियॉन का होता है। ठीक है, प्रियॉन वायरस से भिन्न होते हैं, इनमें केवल नग्न प्रोटीन अणु होता है। नग्न प्रोटीन अणु किसमें पाया जाता है भैया, प्रियॉन में पाया जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन वसा की कोई झिल्ली नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रियॉन प्रतिरक्षा की उत्पत्ति नहीं करते और ना ही बहुत अधिक तापमान तथा बहुत कम तापमान पर निष्क्रिय किए जा सकते हैं। मतलब इन्हें क्या होगा, ना तो बहुत अधिक तापमान पर इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है और ना ही बहुत ही कम ताप पर इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। इनके लिए निष्क्रिय करने के लिए सामान्य ताप की ही आवश्यकता होती है। इन कणों से बकरी, भेड़ एवं स्कॉर्पियन नामक रोग उत्पन्न होता है। इन कणों से क्या होता है, जो रोग उत्पन्न होने वाला है, यानी जो प्रियानी जो कण होते हैं, प्रियॉन जो कण होते हैं, उनसे क्या होता है, जो बकरियां और भेड़ होती हैं, इनमें स्क्रॉपी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आप बता, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि प्रियॉन जो कण होते हैं वो कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, तो आप बोलोगे स्क्रॉपी रोग उत्पन्न करते हैं। और आपसे पूछ ले, अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्क्रॉपी नामक बीमारी, जो स्प्रॉकी नामक बीमारी होती है, वो किस में उत्पन्न होती है और किसके कारण उत्पन्न होती है, इस तरीके से अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आई होप आराम से आंसर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इनमें तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है तथा अपने परशु अपना शरीर खुजलाते हैं और उनके नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है। ठीक है, ये बात है, इतनी बात आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और एक बार फिर से आपके लिए वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।